स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा आपको लेकर चलते हैं लोकसभा के अंदर, जहां वक्फ बिल को लेकर किरण रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं, एक नजर सर। दूसरा इन्होंने संविधान का हवाला दिया सर। इन्होंने संविधान का बार बार हवाला दिया। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ, सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था सर। क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए सर? जो मैं यूएई के बारे में बताना चाहता हूं, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, यहां से जितना मुसलमान पाकिस्तान गए उनका भी प्रॉपर्टी था, और पाकिस्तान से जितना हिंदू भारत में आए उनका भी प्रॉपर्टी काफी वहां थे। पाकिस्तान में जितना भी हिंदुओं का प्रॉपर्टी है वो तो सरकार ने ले लिया, और बाकी जो भी करना था कर लिया। यहां से जो मुसलमान गए उसमें ज्यादातर लोगों ने अपना प्रॉपर्टी को वक्फ के तहत डिक्लेयर करके गए। और सर ऐसा कई केसेस है, मैं अभी बहुत लंबा इसमें नहीं जाना चाहता हूं, ये फैक्चुअल चीज है सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आपका जमीन है, आप किसी को क्या करना चाहता है मैं उसको नहीं कह रहा हूं। मैं इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी ने अपना विल, अपना डीड दिया है, अपना जो मनसा को साफ किया है, अगर उसका लाभ मुसलमान महिला या मुसलमान बच्चे को अगर लाभ नहीं मिलता है तो क्या सरकार चुपचाप बैठना चाहिए सर? ये हमारा दायित्व है, ये इस सदन का दायित्व है कि गरीब महिला कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, कोई भी हो, ये इस सदन का दायित्व है कि न्याय दिलाने के लिए अगर कोई कमी है तो पूरा करना चाहिए। और आज हम सर, आज जो ये अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसमें सारा प्रावधान रखा गया है। उसमें एक मैटर मैं बोलना चाहता हूं, लॉ ऑफ लिमिटेशन में क्या कहते हैं सर? इसमें ऐसा प्रावधान था जिसको हम हटा रहे हैं आज के इस अमेंडमेंट के जरिए। लॉ ऑफ लिमिटेशन में ऐसा था पुराने कानून में कि इतने साल तक आप अगर कोई अपील नहीं किया, या उस समय उसका कुछ बीच में कुछ घटना हो गया, या पुराने बहुत साल हो गए, अब लॉ ऑफ लिमिटेशन तो होना चाहिए ना सर, कहीं सीमा तो होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि मान लो कोई खड़ा होकर कहेगा कि 500 साल पहले मेरा बाप दादा का इस जगह में कोई कार्यक्रम चलता था, नमाज पढ़ा था, या किसी ने कुछ किया है, सिर्फ एक बात बताने पर पूरा वो जगह को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ऐसा नहीं कर सकते सर। लॉ ऑफ लिमिटेशन भी इसी संसद ने बनाया है, और लॉ ऑफ लिमिटेशन को भी ओवरराइड कर दिया था ये 1995 वक्फ एक्ट ने सर। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा कानून इस देश में कैसे हो सकता है कि बाकी जितना कानून को ऊपर में चढ़ जाता है और उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है? ऐसा हो नहीं सकता। हम कैसे एक्सेप्ट किया है इतने सालों तक? तो ये सर एक अच्छा समय है जो गलती किया है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाते हैं, और पार्टियों ने भी गलती किया होगा, कांग्रेस पार्टी ने, बाकी पार्टी ने। आज सुधरने का समय है, तो हम सुधर रहे हैं। गलतियां हुई हैं, लेकिन जो सुधरते समय कम से कम आप विरोध ना करें सर। और सर सेक्शन 108 स्पेशल प्रोविजन अंडर वेहिकल प्रॉपर्टी एक्ट 1950, उसको सर हम लोग हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसा सेक्शन हमारा देश का किसी कानून में, किसी भी स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना चाहिए सर। उसके बाद उसके बाद मैं कुछ ऐसा इश्यूज पे जाना चाहता हूं जिससे हमारे सारे सदन को सुन करके उनको कन्विंस होगा सर।
सर इनको थोड़ा चुप करें, बीच बीच में इस तरह का कहना, सीनियर मेंबर है सर। अब हम सर बड़ा विषय पे जाना चाहता हूं सर। ये हमने जो कंसल्टेशन का प्रोसेस किया है, मैं पुराने दिनों के बारे में नहीं कह रहा हूं, 2014 के बाद कितने लोगों से, हजारों लाखों लोगों से, या तो मंत्रालय के ओर से जाके उनके साथ कंसल्टेशन किया, या वो रिप्रेजेंटेशन लेकर के मंत्रालय में आए और उनके बात को हमने सुना है सर। पिछले एक साल के अंदर में, पिछले सिर्फ एक साल के अंदर में ऑनलाइन कंप्लेंट 194 कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इंक्रोचमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर ऑफ वक्फ लैंड, एक साल के अंदर में, और 93 कंप्लेंट अगेंस्ट वक्फ बोर्ड ऑफिशियल्स एंड 279 एक जनरल कंप्लेंट, ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यह बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा, और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं। और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहरास कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या सर? अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच, उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे सर? आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए सर? एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा, ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में सर। जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है, नाम मत बताना, नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल ईशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। कंसल्टेशन का जहां तक आता है सर, सबसे पहले बस हो गया सर। कंसल्टेशन हमने कई लेयर्स में कंसल्टेशन किया है सर, ऑफिशियल लेवल में, पॉलिटिकल लेवल में, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव से, और इंडिविजुअल लेवल में बहुत वाइड कंसल्टेशन देश भर में हम लोगों ने किया है सर। मुझे इस मंत्रालय में आए हुए अभी लगभग 2 महीने हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन प्रोसेस हमारे से पहले जो मंत्री थे इस मंत्रालय के, सब लोगों ने बहुत बारीकी से समस्याओं का भी पहचान किया और कंसल्टेशन प्रोसेस भी बहुत ब्रॉड बेस किया है सर। कुछ कंसल्टेशन के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं सर। 2015 के बाद एक्टिव कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। ऐसा मत सोचिए ये 2024 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के अचानक आया, मत सोचिए। ये मैं आपको बताने वाला कितना एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कंसल्टेशन करके आज ये बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं सर। इसमें सर
अलग अलग समुदाय के जितना मैंने नाम लिया सर, अहमदियास है, बोहरास, पसमंदास, आगा खानीज, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने पिछड़े मुसलमानों के अंदर में सबसे लेकर के 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सीईओ और उनके और भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव सबसे बात शुरू किया है सर। 2015 में पटना में कंसल्टेशन प्रोसेस किया, फिर उसके बाद में 16 अप्रैल में नई दिल्ली में, फिर 12 तारीख अक्टूबर 2015 में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इसका कंसल्टेशन का बैठक हुआ। उसके बाद 2015 में 11 नवंबर का दिल्ली में, फिर उसके बाद 7 जनवरी 2017 में फिर दिल्ली में, 8 मार्च 2018 दिल्ली में, इस तरीके से फिर 13 जुलाई 2023 में मुंबई में, उसके बाद 2024 जुलाई 23 में फिर लखनऊ में, उसके बाद फिर 7 नवंबर 2023 नई दिल्ली में सर। और ये जो प्रोसेस है लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही है अखिलेश जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का राजधानी है सर। आप मुख्यमंत्री रहे हैं वहां सर। सर 2023 जो लेटेस्ट कंसल्टेशन जो हुए हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूं। इसमें सर जनरल पब्लिक जो आम मुसलमानों के साथ चर्चा हुई, क्योंकि हमारा मंत्रालय ने खुले मन से कहा कि इंडिविजुअल लेवल में भी आपका कोई इश्यू है, आप आ सकते हैं, आप बात रख सकते हैं, मंत्री के साथ मुलाकात कर सकते हैं और अधिकारियों के साथ आप मिल सकते हैं। उस समय सर मुंबई में रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द जनरल पब्लिक के साथ साथ और भी ऑफिशियल से भी हमारी बैठक हुई और उसमें स्टेट वक्फ बोर्ड को इंप्रूव करने के लिए और कदम क्या क्या उठाना चाहिए उसका सुझाव वहां में आया। लखनऊ में जब बैठक हुई, लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के जो बाकी टॉप लेवल से भी सबसे बात हुई, चेयरमैन, सीईओ और आम लोगों से भी वहां सुनवाई हुई और वो भी बहुत एक्सटेंसिवली वहां बात हुई। और वहां ये वामसी पोर्टल आपके जो इंफॉर्मेशन वगैरह जितना हम शेयर करते हैं, ये सब के बारे में, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कैसे मेंटेनेंस होना चाहिए, सारा चर्चा हुए। रिकमेंडेशन दिए कि ये अमेंडमेंट का जरूरत है, आपके लखनऊ से भी रिकमेंडेशन आया है। उसके बाद सर दिल्ली में मंत्री जी का अध्यक्षता में जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरपर्सन होती है, उनकी अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली में बैठक हुए, विज्ञान भवन में बैठक हुए और उसमें काफी इश्यूज है जो मैंने आपके सामने में रखा। सारे के सारे इश्यूज उसी दौरान हर स्टेट, मैं अधिकारी का नाम नहीं बताऊंगा मगर मैं स्टेट का नाम जरूर बताना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश से आए, आप सुनने का क्षमता रखेंगे तो मैं तो, आप लोगों ने इतना सवाल किया, मुझे तो लगता है कि कम से कम 3 घंटा मुझे बोलना चाहिए, इतना आप लोगों ने गलत धारणा यहां में फैलाया है। सर आंध्र प्रदेश, असम से, बिहार में सुन्नी वाला आए, दिल्ली का, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का शिया और उत्तर प्रदेश सुन्नी दोनों इस बैठक में पार्टिसिपेट किया और पूरा डिटेल में ये जो आज हम अमेंडमेंट बिल लेके यहाँ आए हैं, ये सारे चीजें आपके हर एक स्टेट का जब आपका प्रतिनिधि आए, सभी ने ये कंसर्न रेज किया है और उसी को एड्रेस करके आज आपके सामने में मैं लेखा जोखा पेश कर रहा हूं सर। और सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो वक्फ बोर्ड के बारे में आप जो बचाने का इतना जो कोशिश कर रहे हैं, इनका खिलाफ पूरा मुसलमान समाज के अंदर में
वक्फ बोर्ड का जो मैनेजमेंट है और ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी कितना आक्रोश है आपको अंदाजा नहीं है। इसमें सर इंडिविजुअल केसेस, मैं कुछ केसेस आपको सामने मैं जरूर बताना चाहूंगा ताकि वो दर्द आप भी महसूस करें। सर जो कुछ केसेस मैं आपके सामने में लाना चाहता हूं वो आप सबको जानना चाहिए एक इंसान होने के नाते। सबसे पहले तो अहमदियाज की ओर से कई रिप्रेजेंटेशन जो मेरे पास आए हैं, हमारा मंत्रालय में जो है उसमें खास करके स्टेट वक्फ बोर्ड कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहां से जो रिप्रेजेंटेशन आया है वो हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी केस है और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यहां में भी इस केस को दर्ज किया गया है और वो चल रहा है, इसलिए मैं उस पर डिटेल में अभी मैं कहना नहीं चाहता हूं। दूसरा सर एक इंडिविजुअल केस है बोहरा समाज का। सर मुंबई में एक ट्रस्ट है, 1944 में उस समय हाई कोर्ट ने सेटल कर दिया गया सर, उसका स्टेटस साफ करके रखा हुआ है और आप लोग सब जानते हैं दाऊद इब्राहिम का नाम, वो उसके आसपास वहां रहते थे और वो प्रॉपर्टी सेटल हो चुके हैं और बाद में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने के बाद महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम शुरू किया और एशिया का लार्जेस्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम का उसी जगह में लॉन्च किया गया है। और ऐसा समय में जो आदमी इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, गुजरात में किसी एक ने इस प्रॉपर्टी के खिलाफ में वक्फ बोर्ड में कंप्लेन कर दिया और फिर वक्फ बोर्ड ने नोटिफाई कर दिया इस चीज को। अब आप सोचिए सर, जो आदमी ना वो शहर में रहता है, ना इतिहास में उस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना है, ना वो राज्य में रहता है, कहीं और का है और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कंप्लेन करके वक्फ बोर्ड के माध्यम से इंटरफेयर करके डिस्टर्ब किया। आप सोच के देखिए, और वो कम्युनिटी के लोग जो हमसे मिलने आते हैं उसका दिल के अंदर में कितना दर्द होता होगा। मैं मिलने का समय में मैं समझ में आ गया था कि ये इसका क्यों सॉल्यूशन नहीं हुआ। दूसरा सर, ये मीडिया में भी सर मीडिया के अंदर में काफी चर्चा हुई है ये केस जो मैं आपको बताने वाला हूं। तमिलनाडु के अंदर में तिरुचेंतुराई इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां 1500 साल पुराना सुंदरेश्वर टेम्पल मंदिर वहां मौजूद थे और वहां बेचारे एक वहां के गांव में रहने वाले, उसको पता भी नहीं है, वो अपना जमीन बेचने के लिए 1.2 एकड़ जो बेचने के लिए गए तो आप बताया गया कि आपका गांव तो वक्फ का जमीन है। आप सोचिए, पूरा गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए, वो गांव का इतिहास 1500 साल पुराना है और सारे के सारे गांव को वक्फ का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। इस तरह का जो चीज होते हैं इसमें धर्म मत देखिए, इसको इस देश का नागरिक होने के नाते विशेष रूप से हम लोग सब सांसद है इस सदन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, ये मत देखिए। ये कैसा इस तरह का घटना हो गया कि आपको ये चिंता नहीं होते आपको ये सब घटना सुन करके? ये चिंतित होना तो स्वाभाविक होना चाहिए। सर ये सुन नहीं पा रहे हैं और विषय को भटकाने के लिए तरह तरह का बातें यहाँ किया जा रहा है। सर सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सोचिए, ये सब कोई प्राइवेट लैंड तो है नहीं। सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पूरा हेडक्वार्टर को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। आप सोचिए सर, ये कैसे कर सकता है? आप सोच सकते हैं क्या? देखिए, मैं
मैं बाय डेफिनेशन मैं एक बौद्ध हूं, मैं एक बौद्ध हूं, मैं हिंदू भी नहीं हूं, मैं मुस्लिम भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, लेकिन मैं सब धर्म को मानता हूं। लेकिन इसको आप लोग बार बार धर्म को लेकर के मत देखिए। कोई भी इस देश का नागरिक सरकारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है? हो सकता है क्या? म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी का जमीन आप कैसे वक्त डिक्लेयर कर सकते हैं सर? सिट डाउन राजा। आप बैठिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, फायदा नहीं है, मैं अभी यील्ड नहीं करूंगा सर। मैंने शांति से आप लोगों का बात सुना है सर। कर्नाटका स्टेट का तो कमाल है सर, आप सुनिए ध्यान से। कर्नाटका स्टेट का 2012 में कर्नाटका माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट का सुनिए। जो रिपोर्ट मेरे सामने में आए हैं 2012 में कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने 29,000 एकर्स ऑफ लैंड को कमर्शियल पर्पस में कन्वर्ट कर दिया। और इसको अगर आप हिसाब किताब करोगे तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सबको मालूम है वक्फ प्रॉपर्टी को किस पर्पस में आप इस्तेमाल कर सकता है। ये रिलीजियस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए और पायस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप मनमानी कर रहे हैं। तो एक कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का इतना मनमानी कर रहे थे तो कम से कम बाकी तो नहीं सही, कम से कर्नाटका से सीधा कांग्रेस एमपी तो कम से कम बोले ना इसमें। ये आंखों के सामने में इतना बड़ा घपला हो रहा है सर। एक इंडिविजुअल केस फिर मैं साइड करना चाहता हूं सर। डॉक्टर बारिये बुशरा फातिमा का केस सर, ये लखनऊ का है अखिलेश जी, ये चिंता नहीं कर। और ये शायद आप मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये आपको किसी ने बताया नहीं क्या? बेचारे वो महिला अपने बच्चे के साथ में किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं, किस मुश्किल हालात में जी रहे हैं। लेकिन अगर हम वक्फ बोर्ड का जो अभी सिस्टम है अगर अमेंडमेंट नहीं किया गया तो जो प्रॉपर्टी इनका पीछे जो अगर गुजर जाएंगे तो ये तो लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। किरण रिजिजू विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।